वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है माय चाइल्डहुड और ये लिखा है APJ अब्दुल कलाम ने, जिनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, मद्रास, तमिलनाडु में, और इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 में। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो प्राइज़ मिले थे उनके नाम है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड। और ये 11th प्रेसिडेंट रहे इंडिया के 2002 से 2007 तक। अब इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। माय चाइल्डहुड, जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में जो अब्दुल कलाम है उनके बचपन के बारे में बताया गया है। अब्दुल कलाम जो थे उनका जन्म तमिल फैमिली में हुआ और वो बताते हैं उस टाइम पर जो लाइफ थी उनकी बहुत अच्छी रही। और कलाम जी के 3 फ्रेंड थे जो कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा और उन्हीं चीज़ों ने उन्हें लाइफ में आगे एक साधारण ऑर्डिनरी चाइल्ड से ग्रेट साइंटिस्ट में चेंज किया। अब्दुल कलाम बताते हैं कि मेरे पिता जैनुलब्दीन ने ना तो पर्याप्त औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, ना ही उनके पास पर्याप्त पैसा था, लेकिन इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी उनके अंदर बहुत उदारता थी। और जो मेरी माँ थी वो भी बहुत अच्छी थी। वो बताते हैं कि हम लोगों के साथ जितने हम लोग परिवार में मौजूद थे उससे ज़्यादा या उसके बराबर ही लोग बाहर के थे। वो लोग हमारे साथ भोजन किया करते थे, जो कि कितनी बड़ी बात थी। वो बताते हैं कि मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ जन्मे अनेक बच्चों में से एक था, लेकिन मैं एक एवरेज बच्चा और साधारण ही शक्ल सूरत वाला एक शॉर्ट हाइट का बच्चा था। और हम लोग अपने पैतृक मकान में रहते थे जो कि 19वीं शताब्दी के बीच में बना था। मेरे जो पापा थे वो जो भोग विलास या फिर सुख सुविधाओं से दूर ही रहा करते थे, क्योंकि हमें उनको एक बेटर लाइफ देनी थी इसलिए। और हम लोगों को वो मेडिसिन, क्लोथ्स, हर चीज़ प्रोवाइड कराते थे जिन चीज़ों की हमें नीड होती थी। तो इस तरीके से अब्दुल कलाम आज़ाद का जो बचपन था वो मटेरियलिस्टिक रूप से भी और इमोशनली दोनों तरीके से सेफ था, सुरक्षित था। जब वो 8 साल के थे तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो गया था और वो कुछ कारणों से समझ नहीं पाए कि मार्केट में जो इमली के बीज है उनकी डिमांड बढ़ गई थी। तो वो क्या करते थे, इमली के बीज इकट्ठे किया करते थे और मंदिर वाली गली में परचूने की दुकान पर बेच दिया करते थे। इस काम से उनको दिन भर के अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। उनके जो जीजाजी थे जलालुद्दीन उन्हें युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे, जिनको वो बाद में हेडिंग न्यूज़पेपर में ढूंढा करते थे उन बातों से रिगार्डिंग। लेकिन जो उनकी लाइफ थी वो युद्ध की वजह से बहुत हौच पौच हो गई थी उस लाइफ में, और उस टाइम पर आपातकाल वाली कंडीशन घोषित कर दी गई थी। इससे पहला लॉस तो ये हुआ था कि रामेश्वर स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकने की अस्थायी रोक लगा दी गई थी और जो समाचार पत्र थे उनकी गड्डी बनाकर रामेश्वर मार्ग पर रामेश्वर तथा धनुषकोटी के बीच में चलती गाड़ी से ही फेंकना पड़ता था। मेरा कजिन शमशुद्दीन जो कि रामेश्वरम में समाचार पत्र को बांटता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, गड्डी को पकड़ने के लिए उसको एक सहायक की नीड थी और इस नीड को, इस ज़रूरत को मैंने पूरा किया। और जो शमशुद्दीन था उसने अपनी पहली दिहाड़ी कमाने में मेरी मदद की और हाफ सेंचुरी के बाद मैं अभी भी पहली बार अपना खुद का पैसा कमाने का प्राउड फील करता था, क्योंकि जो पैसा मैंने कमाया वो मेरी मेहनत का था। वे कहते हैं कि हर बच्चा अपने साथ कुछ विशेष गुणों को लेकर पैदा होता है और कुछ चीज़ें वो अपने जन्म के बाद आसपास के लोगों से सीखता है। ऐसे ही मैंने अपने पिता से ऑनेस्टी और अपनी माँ से दयालुता हेरिटेज में, विरासत में पाई, और ऐसे ही मेरे 3 और भाइयों और बहनों ने किया। मेरे बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, और ये तीनों के तीनों ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि हम लोगों के बीच में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया गया था। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के हाईएस्ट प्रीस्ट पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का
बेटा था और बाद में उसने अपने पापा से ही रामेश्वरम मंदिर का पुजारित्व या फिर प्रीस्टहुड अचीव कर लिया था। और अरविंदन ने जो विजिट पिलग्रिम्स होते हैं उनके लिए यातायात व्यवस्था या ट्रांसपोर्ट के लिए बिजनेस को शुरू कर लिया था और शिव प्रकाशन साउथर्न रेलवे के लिए कॉन्ट्रैक्टर बना था केटरिंग का। वो बताते हैं कि एनुअल जो श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी उस टाइम पे हमारी फैमिली भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने वाले विशेष चबूतरे वाली नावों का मैनेजमेंट किया करती थी, जो कि हमारे घर के पास राम तीर्थ नामक जो तालाब था उसके बीच स्थित था। और रामायण और पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं सोने के समय की ऐसी कहानियां होती थी जिन्हें मेरी मम्मी और दादी माँ हमारे फैमिली के बच्चों को सुनाया करती थी। एक घटना को बताते हैं कि जब वो रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5th क्लास में पढ़ते थे तब उनकी क्लास में एक नए टीचर आए थे। अब्दुल कलाम सिर पर टोपी पहना करते थे जो कि उनके मुस्लिम होने को रिवील करता था और वो हमेशा आगे की लाइन में रामानंद शास्त्री जो कि ब्राह्मण थे और जनेऊ को धारण करते थे उनके साथ बैठा करते थे। लेकिन इस बात को कि हिंदू पुजारी का जो बेटा है वो मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है, ये चीज़ उनको हज़म नहीं हो पाई। और उन्होंने जैसे कि देखा अब्दुल कलाम को, उनकी सोशल रैंकिंग देखी, सामाजिक स्तर देखा और उसी हिसाब से उन्होंने उनको पीछे बैठने को कह दिया। उनको बहुत दुख हुआ और रामानंद शास्त्री को भी दुख हुआ। स्कूल के बाद वो लोग घर गए और अपने घर पर ये सारी बातें उन्होंने बताई। लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के फादर थे, उन्होंने उस टीचर को बुलाया और बताया कि तुम जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं जाति के बारे में, सामाजिक जो असमानता है उनके बारे में, तुम उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें फैला रहे हो। तो उन्होंने कहा उससे, टीचर से, कि या तो तुम माफ़ी मांगो या फिर स्कूल छोड़ दो। इन बातों का जो टीचर था उस पर बहुत असर हुआ और उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। वो अपने साइंस के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में बताते हैं कि वो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और ऐसी ही विचार वाली उनकी वाइफ थी। एक दिन उन टीचर ने उन्हें खाने के लिए इनवाइट किया, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो कंजर्वेटिव थॉट वाली ही थी और उन्होंने ये सोचा कि एक मुस्लिम लड़के को उनके घर पर बुलाया गया है और उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने किचन में खाना परोसने से मना कर दिया। इस बात पर शिव सुब्रमण्यम अय्यर परेशान नहीं हुए, ना ही वो अपनी वाइफ से नाराज़ हुए, बल्कि इसकी जगह पर उन्होंने खुद उनको खाना परोसा और खाना करने के लिए उनके बराबर में बैठ गए। और जो उनकी पत्नी थी रसोई घर से उन दोनों को देख रही थी। उन्हें लगा उन्होंने चावल खाए हैं, पानी पिया है और खाना खाने के बाद फर्श को साफ किया है, शायद उसमें कोई चेंज देखा हो। जब वो उनके घर से जाने लगे तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा कि अगले वीकेंड पर तुम फिर से खाना खाने आना। तो उनको झिझक हुई क्योंकि आज ही उनकी वाइफ ने उनको खाना नहीं परोसा था। तो जो उनके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि परेशान मत हो, तुम अगर किसी चीज़ को बदलने का ठान लो तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी मोटी उनको तो फेस करना ही पड़ता है। जब वो अगले वीकेंड पर उनके घर गए तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी उन्हें अंदर अपने रसोई घर में ले गई और अपने स्वयं के हाथों से भोजन भी कराया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी और जो भारत के लोग थे वो अपने खुद के भारत का निर्माण करने वाले थे। ये घोषणा गांधी जी ने कर दी थी और जो पूरी कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा आशा से भर गई थी। और जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे उन्होंने भी अपने पिता से रामेश्वर को छोड़ने और रामानंतपुरम के हेडक्वार्टर में स्टडी करने के लिए कह दिया था। मानो कि उनको सोचते हुए उनसे कहा गया है, उन्हें ऊंची आवाज़ में बुलाया गया है कि अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ग्रो करोगे, उन्नति करोगे। और बोलते हैं क्या जो सीगुल है, जो बर्ड है, वो सूर्य के पार अकेले बिना घोंसले के नहीं उड़ता। कहने का मतलब है जैसे सीगुल बर्ड है, बहुत आगे तक सक्सेस पाता है, उड़ता है, तब क्या वो घोंसले में ही होता है? नहीं ना। यही मैसेज अब्दुल कलाम के लिए भी था कि सक्सेस के लिए उन्हें भी घर से बाहर जाना होगा। इस बात पर उनकी माँ को जब संकोच होता है या वो झिझकती हैं तो वो अमेरिकन फिलोसफर और राइटर खलील जिब्रान के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जहाँ वो कहते हैं तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो तुम्हारे माध्यम से आए ज़रूर हैं, लेकिन उनकी लाइफ की खुद की इच्छाएं हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार होते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर में हम अब्दुल कलाम के जीवन की बातों को जानते हैं
और इस तरीके से चैप्टर का एनालिसिस ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।